वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। वी आर डूइंग द चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। आपने देखा था इसमें कैसी मजेदार कहानी है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी। लेट्स स्टार्ट नाउ। Question, these are the board questions, so be very careful. A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. ये CBSE 2014 में आया है। What is the name of the dog mentioned in the above extract? तो इस extract में dog का नाम क्या है? So the name of the dog mentioned in the above extract is Sherry. तो आपको वो नाम बताना है। शेरी जो है वो नाम है इसका। In which house is the kitchen referred to located? तो कौन से घर में वो किचन लोकेट था? The kitchen referred to is located in Shotover Grange. Now find a word from the passage that means the same as cordial. तो cordial is friendly. In a friendly way, तो in a cordial way. What is the opposite of friendly? अभी आपने synonym पढ़ा cordial, अभी opposite क्या? Hostile. Its opposite is hostile. तो आपने दोनों देख लिया। Now move. Short answer type question. Whom did Horace Danby see in the kitchen? How did they greet each other? What tact did Horace apply there? तो ये 2013 में ये question आया हुआ है। Let's start. Horace Danby saw the family dog Sherry. Sherry था और Horace को पता नहीं था कि कुत्ता जो है घर में है। In the kitchen, the dog greeted Horace by stirring. जब वो चाबी लेके अंदर आया तो उसने क्या देखा? जो डॉग था वो उसने स्टर किया, मेकिंग अ नॉइज, उसने थोड़ी बहुत आवाज निकाली एंड वेगिंग इट्स टेल इन फ्रेंडली वे। जो कुत्ते होते हैं ना, अगर आप उनके सामने बहुत कॉन्फिडेंटली जाओ एंड फ्रेंडली मैनर में जाओ, दे डोंट मतलब मेक नॉइज। वो ज्यादा आपके ऊपर अटैक नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके लिए खतरा नहीं हो। तो उस कुत्ते ने भी जब इसको देखा बड़े आराम से आ रहा है तो इट स्टार्टेड वेगिंग इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। Horace greeted the dog by tactfully calming it down. और Horace को पता था कि कुत्तों को कैसे काम करना है, तो उसने क्या किया? बहुत tactfully उसको हैंडल किया। Calling it by its name, उसने उसको उसके नाम से बुलाया, करेक्ट नाम से बुलाया एंड शोइंग लव टू इट, और उसको थोड़ा सा उसने प्यार किया तो जो कुत्ता था वो शांत ही रहा। Now question 2. How did Danby prepare for the robbery at Shotover Grange? तो उसने कैसे प्रिपरेशन की जो रॉबरी करनी थी उसको, और how did Horace Danby plan his robberies? या फिर जब वो चोरियां करता था तो कैसी प्लानिंग करता था? ये देखो 2011 में आया है और ये 2012 में आया। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से करना है। नाउ आंसर। Danby always planned his robberies meticulously. बहुत ही अच्छी तरह से वो अपने रॉबरीज की प्लानिंग करता था। He prepared for the robbery at Shotover Grange by studying the house. तो उसने प्रिपरेशन कैसे की? उसने पूरे घर की जानकारी ली, द इलेक्ट्रिक वायरिंग की जानकारी ली, कैसे जाना है, क्या क्या रास्ते हैं, वो सब उसने देखा, एंड गार्डन के बारे में भी उसने देखा। He knew that the family normally lived in the city and knew about the movement of the servants. और उसको ये भी पता था कि कब जो घर के लोग हैं वो बाहर गए हुए हैं और मूवमेंट सर्वेंट्स का पिक्चर देखने गए हैं, तो उसको ये सब पता था। Who had gone out that afternoon? तो उस दोपहर को वो नहीं थे, जा चुके थे सर्वेंट। He had kept his tools ready. तो उसके जितने भी औजार थे चोरी करने के उसने सब रेडी रखा था, पैक्ड इन अ बैग, और उसने अपने बैग में रखा था। तो what was the passion of Horace Danby and how did he satisfy? तो Horace Danby का पैशन क्या था और वो कैसे इस पैशन को सेटिस्फाई करता था? तो ये देखो CBSE 2011 में आया है। Now the passion of Horace Danby was collecting rare and expensive books. आपको जैसे कि मैंने बताया था उसको बहुत ही रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स कलेक्ट करने का शौक था, और चूंकि बहुत एक्सपेंसिव बुक्स होती थी और वो तो ताला बनाने का काम करता था, तो उस बुक्स को खरीदने के लिए वो चोरियां करता था साल में एक बार। टू सेटिस्फाई दिस पैशन ही नीडेड मनी एंड अरेंज्ड इट बाय रॉबिंग वन सेफ एवरी ईयर।
साल में सिर्फ एक चोरी करता था, ऐसे घर में करता था कि उसके पास पैसे इतने आ जाएं कि वो अगले साल तक उसका काम निकलता रहे। एंड देन सीक्रेटली बाइंग द बुक्स थ्रू एन एजेंट, और सीक्रेटली एक एजेंट के थ्रू वो ये किताबें खरीदता था। Now, describe the safe at Shotover Grange, or where was the safe at Shotover Grange? What was there inside it? What did Horace expect to get if he sold them one by one? तो ये सारे क्वेश्चंस जो थे ये 2012 में आए हैं। तो यहाँ देखो, वो सेफ को आपको डिस्क्राइब करना है, कहाँ था वो डिस्क्राइब करना है, उसके अंदर क्या था वो डिस्क्राइब करना है, और हॉरेस ने क्या एक्सपेक्ट किया यदि वन बाय वन जो चीज अंदर है उसको सेल करेगा तो क्या मिलेगा। द सेफ एट शॉटोवर ग्रेंज वाज केप्ट इन द ड्राइंग रूम, तो उसको पता था ड्राइंग रूम के अंदर वो सेफ है, बिहाइंड अ पुअर पेंटिंग, एक पेंटिंग के पीछे, एंड हैड ज्वेल्स वर्थ अबाउट 15,000 पाउंड्स केप्ट इन इट, और उसके अंदर कितने 1000 पाउंड की ज्वेलरी है, 15,000 पाउंड की। इट हैड अ पुअरली बिल्ट बर्गलर अलार्म, और एक अलार्म भी है वहां पर जो कि पुअरली बिल्ट है, बट कुड बी ओपन ओनली थ्रू ए स्पेसिफिक कोड, और वो जो है एक पर्टिकुलर कोड अगर आप दोगे तो ही वो सेफ जो है खुलेगा। हॉरेस एक्सपेक्टेड टू गेट 5,000 पाउंड्स इफ ही सोल्ड द ज्वेल्स वन बाय वन, तो उसने कहा कि अगर मैं रोजाना थोड़ा थोड़ा करके ज्वेलरी बेचूंगा तो 5,000 पाउंड्स तो मुझे मिल ही जाएंगे, तो अगले साल तक के लिए वो काफी रहेंगे। नाउ हाउ डिड फ्लावर्स हिंडर हॉरेस इन हिज वर्क, तो वो जो फ्लावर्स थे जो कि वहां पे बड़े से बोल में रखे हुए थे, तो कैसे हॉरेस को परेशानी हो रही थी अपना काम करने में। CBSE 2013 Flowers hindered Horace in his work because he had hay fever. तो जो फ्लावर्स थे वो परेशान कर रहे थे हॉरेस को, क्योंकि उसको टिकल होने लग गया था नोज में, और उसको छींक आने लग गई थी क्योंकि उसको फ्लावर से एलर्जी थी। He had hay fever, a disorder affecting the nose and throat caused by allergy to pollen or dust. तो फूलों के अंदर जो पॉलन होता है या फिर जो धूल होती है उनसे जो उनको एलर्जी रहती है, तो उससे क्या होता है कि जो इंसान है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और छींक आने लगती है। और ये जो डिसऑर्डर है नोज एंड थ्रोट में होती, नाक और गले में ये इरिटेशन होने लगती है। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम व्हेनेवर ही केम क्लोज टू फ्लावर्स he began to sneeze. तो इस प्रॉब्लम के कारण जब भी फ्लावर्स के नजदीक जाता था तो उसको छींक आने लगती थी, एंड कुड बी कॉट, अब वो पकड़ा जा सकता था। he had to cover his face, so क्या करता था वो अपने फेस को कवर कर लेता था ताकि वो डस्ट और पॉलन के कारण उसकी छींक स्टार्ट न हो। Now, why was Horace Danby sure that his robbery at Shotover Grange would be a successful one? तो उसको ऐसा क्यों लगा कि वो जो रॉबरी करेगा शॉटोवर ग्रेंज में वो एक सक्सेसफुल रॉबरी होगी। ये CBSE 2014 का है। Horace Danby was sure that his robbery at Shotover Grange would be a successful one because he had studied the house, क्योंकि उसने पूरे घर को स्टडी किया था। द ड्राइंग रूम where the safe was kept, उसको पता था ड्राइंग रूम में सेफ है जो कि रखा हुआ है। द वायरिंग एंड इट्स गार्डन, पूरी वायरिंग का पता था, गार्डन के बारे में जानता था। ही हैड ऑल्सो स्टडीड द मूवमेंट ऑफ द सर्वेंट, नौकर जो है वो उनकी जो मूवमेंट है उससे भी वो जानता था। सो ही हैड प्लान्ड वेल, तो उसने अच्छे से प्लानिंग कर ली थी, thus ensuring that nothing could go wrong, और इसलिए वो 100% श्योर था कि ये भी जो रॉबरी है वो सक्सेसफुल होगी। और कैसे उसको पता चला रॉबरी के बारे में? पूरी मैगजीन में घर के बारे में लिखा हुआ था। सो बी वेरी केयरफुल। हम लोगों की आदत होती है, हमारे यहाँ जो भी कुछ भी एक्सपेंसिव रहता है हम उसको शो ऑफ करते। डोंट डू दैट। आपके फ्रेंड्स तो देखेंगे ही, आपके दुश्मन भी उसे देखेंगे, और कुछ ऐसे चोर उचक्के भी उनसे देखेंगे। तो डोंट शो ऑफ व्हाट यू हैव इन योर हाउस। What did Horace Danby wonder about for a moment? What did he think and decide? तो
एक पल के लिए उसको क्या आश्चर्य हुआ हॉरेस डेनबी को, और उसने क्या सोचा और क्या डिसाइड किया। सीबीएसई 2010 में आया ये आंसर। On seeing the poor painting in front of the safe, Horace Denby wondered for a moment whether to collect pictures instead of books. तो एक जो पेंटिंग लटकी हुई थी सेफ के सामने, तो उसे देखकर एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि क्यों ना पिक्चर्स ही कलेक्ट कर लिया जाए, चोरी बुक्स के बजाय अगर मैं पिक्चर्स कलेक्ट करूं तो ये कैसा रहे। तो वो एक पल के लिए सोच रहा था कि उसका जो पैशन है रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक खरीदने का, उसकी जगह वो पेंटिंग ही कलेक्ट करेगा। बट देन ही थॉट दैट बुक्स वर बेटर इन अ स्मॉल हाउस लाइक हिज। फिर उसने क्या, वो थोड़ी प्रैक्टिकल थिंकिंग उसने की। उसने क्या कहा, मेरा घर छोटा है तो छोटे घर में बुक्स ही आ सकती हैं, एज पेंटिंग टुक अप टू मच रूम, क्योंकि जो पेंटिंग है वो मेरे घर में बहुत बड़ी जगह लेगी, तो बुक्स ही काफी है। आई डोंट नीड टू चेंज माई पैशन। वुड यू डू समथिंग रॉन्ग दैट इज कमिट अ क्राइम इफ यू थॉट दैट द एंड जस्टिफाई द मीन्स। तो आपको क्या लगता है, आप भी कभी कोई क्राइम करोगे, क्योंकि इसका जो एंड है वो तो जेल में गया है, ठीक है। डू यू थिंक दैट देयर आर सर्टेन सिचुएशंस यू कैन बी एक्सक्यूज फॉर एक्टिंग डिसऑनेस्टली। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई सर्टेन एक्सक्यूजेस होते हैं कि हाँ मैंने खून किया तो किस लिए किया, मैंने अपने पिताजी को बचाने के लिए, मैंने उसको बचाने के लिए खून कर दिया, या चोरी की तो किस लिए की, इसका रीजन था कि मुझे एक्सपेंसिव बुक्स खरीदनी थी इसलिए मैंने चोरी की। तो क्या कोई ऐसा एक्सक्यूज हो सकता है फॉर एक्टिंग डिसऑनेस्टली, ठीक है। ऑब्वियसली कोई एक्सक्यूज नहीं होता अगर आप डिसऑनेस्टली एक्ट करोगे तो, और चोरी तो बिल्कुल ही नहीं, बिकॉज दिस इज अ क्राइम। यस, इंटेंशंस डू जस्टिफाई एक्शंस। जो हमारा जो इंटेंशन होता है वो एक्शंस को जस्टिफाई करता है इफ समथिंग रॉन्ग इज डन अनइंटेंशनली। लेकिन अगर आपने अनइंटेंशनली कुछ किया है तो फिर वो जस्टिफाइड होता है। इट मे बी पार्डन, तो उसे आप माफ कर सकते हो। However, it cannot be excused if it is carried out even when knowing it is wrong। लेकिन अगर आपने कोई एक्ट डिसऑनेस्टली किया है और जान रहे हो कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ वो गलत काम है, तो फिर वो रॉन्ग है, उसकी कोई क्षमा नहीं है, कोई माफी नहीं है। As Horace had the intention to rob the safe by breaking it open, क्योंकि 2 वीक से वो कोशिश कर रहा था, वो ध्यान लगा के रखा था उस घर के बारे में, तो वो अनइंटेंशनली तो चोरी की नहीं, इंटेंशनली वो चोरी करता था। हिज क्राइम इज इंटेंशनल, उसका जो एक क्राइम था वो इंटेंशनल था, पूरी सोची समझी साजिश। Although he had good intentions in helping the lady who he thought was the mistress of the house, his crime cannot be excused. फिर क्या हुआ सिचुएशन, वो लेडी ने क्या कहा कि भाई मेरे को ज्वेलरी पहननी है आज रात और मैं नंबर भूल चुकी हूँ सेफ ओपन करने का, तो आप इसको खोल दो। तो वहां उसकी इंटेंशन सही थी, वो लेडी को हेल्प करना चाहता था, लेकिन क्राइम तो हो चुका, वो क्राइम को एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि फॉर द हेल्पिंग द लेडी ही हैज ब्रोकन द सेफ। ब्रेकिंग ओपन द सेफ कैन नॉट बी जस्टिफाइड एट ऑल। आपने सेफ खोला, भले ही किसी के भी कहने से खोला, लेकिन वो एक क्राइम था। देयर मे बी सर्टन situations when you can be excused for acting dishonestly, but this is not so in Horace case. हाँ, कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि आपने डिसऑनेस्टली एक्ट किया है और आपको क्षमा मिल गई, वो एक्ट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने कोई ऐसा एक्शन किया है जहां पर क्षमा किया जा सकता है तब वो ठीक है, अगर नहीं किया जा सकता तो नहीं। और हॉरेस के केस में वो जो था वो क्षमा लायक नहीं था, तो दिस इज नॉट सो इन हॉरेस केस। so you cannot pardon him for stealing or breaking open the safe. Horace was a successful thief because he carefully planned his robbery. Should we call him a successful thief and still appreciate his work? Why or why not? देखो, जब बोर्ड में एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, जो पीछे जो क्वेश्चंस है वैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, so you will have to be very careful in writing the answers. You will have to read the chapter. You will have to go through the summary that I am providing you. और ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपकी ओपिनियन पूछा जा रहा है।
हॉरेस वॉज ए सक्सेसफुल थीफ बिकॉज ही केयरफुल प्लान हिज रॉबरीज. वो एक सक्सेसफुल थीफ था क्योंकि बहुत प्लानिंग के साथ रॉबरी करता था. शिवरी कॉल हिम ए सक्सेसफुल थीफ. तो क्या हमें उसको सक्सेसफुल थीफ कहना चाहिए? एंड स्टिल अप्रिशिएट हिज वर्क. और उसके काम को क्या अप्रिशिएट करना चाहिए? वाई और वाई नॉट. तो क्यों और क्यों नहीं, तो इसमें आपको अपनी ओपिनियन देनी है. Yes, as a thief, Horace is successful because he carefully planned his robberies and completes them well. हाँ, वो सक्सेसफुली करता था, कंप्लीट करता था. He was living his life as a good and honest citizen. वो अपनी लाइफ को ऑनेस्ट एंड गुड सिटीजन के रूप में भी बिताता था. However, the wealth he gathered due from his successful robberies did not belong to him. लेकिन जो रुपये उसके पास, जो उसके पास वेल्थ था, वो उसने ऑनेस्टली उसने नहीं लिया, कमाया था. By stealing other people's valuables, he may have become successful, but he is actually a criminal. तो दूसरों की चीजों को बेच के अगर आप पैसे ले रहे हो, चोरी करके आप पैसे कमा रहे हो, तो that is a criminal act. He may be efficient in conducting his crime so that he is successful, but we still cannot appreciate his work. ठीक है, वो बहुत सक्सेसफुली अपने क्राइम को अंजाम देता था, लेकिन हम उसके काम को अप्रिशिएट नहीं कर सकते. Now, who is the real culprit in the story? कौन है real culprit? The lady present in the house was a real culprit. She deceived Horace with her confidence and took away all the jewels. क्योंकि actual में चोर कौन थी real? वो लेडी थी. उसने हॉरेस को डिसीव किया और सारी की सारी ज्वेलरी लेके वो चली गई. So what have we learned? We have learned the board questions we have seen. We have seen the answers. In the next session we will do the questions from the chapter inside. Till then, have a good revision. Thank you.